हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के इतिहास, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। यानी हम लोग भारत में राष्ट्रवाद के आज प्रश्न उत्तर को करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, और उसमें पहला प्रश्न है खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था। दोस्तों, आप लोगों ने जब वीडियो देखा था तो उसमें मैंने इसके बारे में विस्तार से चर्चा की थी। अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए देखते हैं खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ। तो 1920 ईस्वी के प्रारंभ में भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के प्रति ब्रिटेन के अपनी नीति बदलने के लिए जोरदार आंदोलन आरंभ किया, जिसे खिलाफत आंदोलन कहा गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रथम विश्व युद्ध में जब मित्र राष्ट्रों की विजय हुई तो उन्होंने किस तरीके से तुर्की के जो खलीफा थे उनका अपमान किया, और इससे भारत के मुसलमान बहुत ही आहत हुए और उन लोगों ने ब्रिटेन के खिलाफ जो है खिलाफत आंदोलन शुरू किया। नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं। रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून भी कहा जाता है, तो अंग्रेज़ों द्वारा 1919 में पारित किया गया एक ऐसा कानून था जिससे किसी भी भारतीय पर अदालत में मुकदमा चलाए बिना जेल में गिरफ्तार किया जा सकता था। यानी एक तरीके से ये समझ लीजिए कि बिना वारंट के गिरफ्तारी का आदेश था ये रॉलेट एक्ट। और इसके तहत भारत के बहुत से नेताओं को जो है गिरफ्तार किया गया और उनको जेल के अंदर डाला गया। जैसे आपने वीडियो में देखा था कि सैफुद्दीन और किचलू जैसे दो सैफुद्दीन किचलू थे और एक डॉक्टर थे, उनको गिरफ्तार किया गया बंगाल से। और उसके बाद जो है भारत के लोग जो थे वो बैठे हुए थे जालियांवाला बाग में, और उसके बाद किस तरीके से वहाँ हत्याकांड हुआ। ये रॉलेट एक्ट इसी तरह का एक कानून था जिसके माध्यम से जिसके द्वारा ये स्थिति उत्पन्न हुई थी। तीसरा है दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। तो दांडी यात्रा का उद्देश्य था समुद्र के पानी से नमक बनाकर अंग्रेजी कानून का उल्लंघन करना। यानी अंग्रेज़ों ने जो नमक पे टैक्स लगाया था उसको जो है ख़त्म करने के लिए ये काम किया गया महात्मा गांधी के द्वारा। और वे अपने 72 अनुयायियों के साथ जो है पैदल चले और जा कर के फिर दांडी के समुद्र तट पे गए और वहाँ जा कर के उन्होंने नमक बनाया और इस तरीके से अंग्रेजी कानून का उल्लंघन किया। तो इसका उद्देश्य था अंग्रेजी कानून जो थे वो उसका उल्लंघन करना। चौथा है गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता ने अंग्रेजी सरकार को समझौता करने के लिए बाध्य किया। फलस्वरूप 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच जो समझौता हुआ उसे ही गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता कहा जाता है। तो जब नमक कानून का तोड़ा उन्होंने तो उससे बहुत ही ज़्यादा असर देखने को मिला पूरे भारतवर्ष में। तो ऐसे में लॉर्ड इरविन के द्वारा महात्मा गांधी से मिलने के लिए बुलाया गया, और इसके लिए महात्मा गांधी 31 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन से मिले, और इसे ही गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता कहा जाता है। हालांकि ये समझौता सफल नहीं हुआ। नेक्स्ट है चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताएं। यानी चंपारण सत्याग्रह क्या है। तो बिहार के चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ गांधी जी ने जो सत्य और अहिंसापूर्ण तरीके से आंदोलन चलाया उसे चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है। यानी चंपारण जो है बिहार में है, और बिहार के जो किसान थे उनसे नील की खेती कराई जाती थी ज़बरदस्ती, और वो भी जो 3/20 यानी 3 कठिया पद्धति इसको बोला जाता था। यानी अपनी ज़मीन के 3 कट्ठे पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था, और वो भी वो ज़मीन जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती थी। तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता था बिहार के किसानों को। तो ऐसे में यहाँ चंपारण सत्याग्रह हुआ और फिर नील आयोग की नियुक्ति है, और नील आयोग ने पाया कि 3 कठिया पद्धति है जो गलत है, इसलिए उसको समाप्त कर दिया गया। तो ये चंपारण सत्याग्रह था। छठा प्रश्न है मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं। तो मार्च 1929 में सरकार ने 31 श्रमिक नेताओं को बंदी बना लिया तथा मेरठ लाकर उन पर मुकदमा चलाया, जिसे मेरठ षड्यंत्र केस कहा जाता है। वामपंथी विचारधारा जो थी उस समय बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, और इससे अंग्रेजी सरकार डर गई थी
और वे चाहती थी कि जो उग्र विचारधारा के लोग हैं उनको किसी तरीके से दबाया जाए, नहीं तो भारत में हमारा रह पाना मुश्किल हो जाएगा। और इसी को लेकर के अंग्रेजी सरकार ने क्या किया, 1929 ईस्वी को 31 श्रमिक जो नेता थे उनको बंदी बना लिया और उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया, जिसे मेरठ षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है जतरा भगत के बारे में आप क्या जानते हैं, संक्षेप में बताएं। तो जतरा भगत 1919 से 1920 तक फोंड विद्रोह के बाद छोटानागपुर क्षेत्र के उरांव द्वारा चलाए जाने वाले अहिंसक आंदोलन के नेता थे। यानी ये एक नेता थे जिन्होंने अहिंसक रूप से अपना आंदोलन अंग्रेजी शासन के खिलाफ चलाया, जिन्होंने अपने आंदोलन में सामाजिक और शैक्षणिक सुधार पर विशेष बल दिया। यानी आदिवासी समाज में जो सामाजिक कुरीतियाँ थी या शैक्षणिक रूप से पिछड़े थे उनको इन्होंने सुधारने की कोशिश की। नेक्स्ट है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना क्यों हुई। AITU ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई। तो किसानों और श्रमिकों को उनके अधिकार दिलाने के लिए 15 अक्टूबर 1920 ईस्वी को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। यानी जो किसान थे और मजदूर थे उनको किसी तरह की जो यहाँ सुविधा नहीं थी अंग्रेजी शासनकाल में, जैसे संगठन न बनाने की, ट्रेड जो थी उसको न स्थापित करने की, ये सारे जो उनके साथ भेदभाव किए जाते थे और उनके आवाज़ों को अनसुना किया जाता था, तो उनके अधिकार दिलाने के लिए 15 अक्टूबर 1920 को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। हालांकि बाद में चल करके यह 3 भागों में बट गई। नेक्स्ट है सुमेलित करें। सुमेलित यानी मिलान करें। तो ये मिलान करने वाला है। तो गांधीवादी चरण चला था 1917 से लेकर के 1947 तक। 1917 में ही चंपारण सत्याग्रह हुआ था और इस तरीके से महात्मा गांधी ने बिहार से जो थी अपने सत्याग्रह की शुरुआत की थी और उसके बाद एक से एक उनको सफलता मिलती गई और उसके बाद 1947 तक का जो एज रहा वो गांधीवादी एज रहा। नेक्स्ट है चौरी चौरा हत्याकांड। तो ये 5 फरवरी 1922 को हुआ। जब महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया था तो उसके 2 वर्ष बाद जो है ये जो उत्तर प्रदेश में स्थान है चौरी चौरा, वहाँ जो क्रांतिकारी थे उनके द्वारा जो है एक पुलिस चौकी में आग लगा दी गई, जिसके बाद 22 पुलिसकर्मी थे वो जल करके मर गए। और चूँकि महात्मा गांधी अहिंसक आंदोलन चला रहे थे, ऐसी स्थिति में महात्मा गांधी जो थे आहत हुए और आहत होकर के उन्होंने जो है चौरा चौरी हत्याकांड के बाद 22 फरवरी 1922 को आंदोलन वापस ले लिया। हालांकि उनके आंदोलन वापस ले लेने की वजह से भारत के लोगों में भी बहुत ज़्यादा क्षोभ की भावना उत्पन्न हुई। नेक्स्ट है कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन वापस 1911। आपको लोग मालूम है 1907 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया गया था, लेकिन 1911 में बंगाल के लोगों के द्वारा जो है विरोध प्रदर्शन को देखते हुए 1911 में बंगाल विभाजन को वापस ले लिया गया। नेक्स्ट है हिंदू महासभा। हिंदू महासभा की स्थापना जो है 1915 ईस्वी में की गई थी। और नेक्स्ट है मोपला विद्रोह। ये हुआ था केरल में। आप लोगों ने देखा था कि किस तरीके से मोपला जो थे वहाँ के मोपला और नंबूदार जो थे उन लोगों के बीच ये आंदोलन जो है छिड़ा हुआ था। अब है लघु उत्तरीय प्रश्न जिसे 60 शब्दों में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे। जन यानी जनता का आंदोलन। तो इससे पहले बहुत सारे आंदोलन हुए थे। सिपाही विद्रोह हुआ था तो वो सिपाहियों का था, इसके अलावा आदिवासियों का था, सन्यासियों का था, फ़कीरों का था, लेकिन ये पहला ऐसा आंदोलन था असहयोग आंदोलन जिसमें सबकी भागीदारी हुई थी, इसलिए इसको प्रथम जन आंदोलन कहा जाता है। तो जन आंदोलन का अर्थ होता है जनता द्वारा किए जाने वाला आंदोलन, यानी जनता ने जो आंदोलन किया है उसी को जन आंदोलन कहा जाता है। ऐसे में असहयोग आंदोलन खिलाफत के मुद्दा, जैसा कि अभी आप लोगों को बताया गया कि तुर्की के साथ जो अन्याय किया गया वो खिलाफत का मुद्दा। फिर पंजाब में सरकार की बर्बर कार्रवाई। पंजाब में सरकार जो थी भारत के लोगों पर अमानुषिक अत्याचार कर रही थी, उनको घसीटती थी, मारती थी। तो वो जो बर्बर अत्याचार होते थे उसको, और स्वराज की प्राप्ति यानी अब स्वशासन की प्राप्ति, ये 3 मुद्दे थे। इनको लेकर के जो थी
असहयोग आंदोलन शुरू किया गया और इसमें भारत की पूरी जनता ने अपना समर्थन दिया, इसलिए इसको प्रथम जन आंदोलन कहा जाता है। तो ये था 1920 में हुआ असहयोग आंदोलन। अब नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या परिणाम हुए, ये 1930 में। ध्यान देने वाली बात है 1930 नमक अवज्ञा और 1920 असहयोग। सविनय अवज्ञा आंदोलन के निम्नलिखित परिणाम हुए, जैसे सामाजिक सुधार आधार का विस्तार हुआ। तो जो समाज में लोग थे वो सभी वर्ग के लोग जो थे इस आंदोलन के माध्यम से जुड़े और इससे सामाजिक का जो आधार था, ताना बाना था, वो बढ़ा। नेक्स्ट है समाज के विभिन्न वर्गों का राजनीति में प्रवेश हुआ। अब इससे पहले होता ये था कि कुछ वर्ग के लोग जो थे ये समझते थे कि भारत के लोग जो नहीं, ये अंग्रेजी शासन जो है वे अंग्रेजी शासन से नहीं लड़ रहे हैं बल्कि अपने में ही लड़ रहे हैं। तो बहुत से ऐसे वर्ग थे जो इस तरह की सोच रखते थे और वे सभी वर्ग की जो सोच थी वो बदल गई सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद। नेक्स्ट है महिलाओं का सार्वजनिक जीवन में प्रवेश। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम में बहुत सारी महिलाएं जो थी अपने घर घरौंदे से बाहर निकली और उन्होंने जो है अवज्ञा आंदोलन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। तो इस तरीके से बहुत सी महिलाएं थी जो पहले घरों से नहीं निकलती थी, अब वो सार्वजनिक जीवन में आने लगी। और नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार द्वारा 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया। तो जब अंग्रेजी सरकार ने देखा कि भारत के लोगों को अब इस तरीके से दबा करके नहीं रखा जा सकता, तो इसको लेकर के अंग्रेजी सरकार ने 1935 में सुधार किए। और नेक्स्ट लास्ट है कि ब्रिटिश सरकार पहली बार कांग्रेस से समानता के आधार पर बातचीत को तैयार हुई। अभी आप लोगों ने देखा कि कांग्रेस के जो गांधी थे वो गए और जा कर के उन्होंने इरविन के साथ समझौता की। हालांकि एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरे बार गए और उसके बाद जा कर के ये समझौता सफल हुई। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई, क्या हालात रहे जब भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत 19वीं सदी के अंतिम चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से मानी जाती है। देखिए आंदोलन तो था बहुत पहले से ही चल रहा था, लेकिन मेनली हम बात करें तो 19वीं शताब्दी से जो है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में ज़्यादा बल देखने को मिला। तो ये बल कब मिला, जब कांग्रेस की स्थापना हुई। यानी कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो भारत के लोगों में एकजुटता आई और इस वजह से इन लोगों ने मिलकर के अंग्रेजी सरकार का मुकाबला किया। यानी इसकी स्थापना के बाद ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा एवं गति मिली। जब भारत में क्षेत्रीय आंदोलन स्तर पर बढ़ता गया और सभी वर्ग के लोग इसमें मिलित होते गए तो यह महसूस किया गया कि एक अखिल भारतीय स्तर पर संगठन होना चाहिए जो सभी लोगों के बातों को सरकार के समक्ष रख सके। अंततः 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम द्वारा अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। तो धीरे धीरे लोग जो थे अपनी मांगों को रख रहे थे और इन मांगों को रखने के लिए वे जो है संगठन बना रहे थे। तो बहुत सारे छोटे छोटे संगठन बन चुके थे और इसी स्थिति में इन लोगों के द्वारा महसूस किया गया कि क्यों न एक पूरे भारत स्तर की पार्टी हो, संगठन हो जो सभी लोगों की बातों को सरकार के समक्ष रख सके और सरकार जो है उसी से अपनी वार्ता कर सके। और इसी को ध्यान में रख करके 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम के द्वारा जो अंग्रेज अधिकारी थे, रिटायर्ड थे, इनके द्वारा जो है अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कर दी गई। नेक्स्ट है बिहार में किसान आंदोलन पर टिप्पणी करें। तो बिहार में जो किसान आंदोलन थे उनके बारे में यहाँ लिखना है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं महात्मा गांधी ने अपने आंदोलन की शुरुआत बिहार से की थी। बिहार के चंपारण जिले में नील उत्पादक किसानों को अपनी भूमि के 3/20 हिस्से पर नील की खेती करनी होती थी, जिससे उनकी स्थिति दयनीय थी। महात्मा गांधी ने किसानों की दयनीय स्थिति को देखते हुए सत्य और अहिंसा का सहारा लेकर चंपारण सत्याग्रह किया। अंततः सरकार को झुकना पड़ा और सरकार ने नील आयोग का गठन किया, जिससे वहाँ के किसानों को 3 कठिया पद्धति से मुक्ति मिली। तो बिहार का जो किसान आंदोलन है इसकी शुरुआत जो है महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के आंदोलन से भी जुड़ी हुई है, क्योंकि यहीं से महात्मा गांधी ने अपने आंदोलन की शुरुआत की थी। तो बिहार का जो चंपारण जिला था वहाँ नील के जो किसान थे उन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार होते थे, जिसकी चर्चा हम लोगों ने पहले की। तो उन अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए राजकुमार शुक्ल जो है महात्मा गांधी से मिले और उसके बाद महात्मा गांधी चंपारण आने को तैयार हुए। और चंपारण आने के बाद उन्होंने किसानों से मिला और मिलने के बाद उन्होंने पाया कि निश्चित तौर पर यहाँ के किसानों के साथ जो है नाइंसाफ़ी की जा रही है। और उसके बाद उन्होंने सत्याग्रह करने का योजना बनाई और उसके बाद सरकार द्वारा उन्हें अल्टीमेटम दिया गया, लेकिन वे सरकार के सामने झुके नहीं। परिणाम ये हुआ कि अंततः सरकार को झुकना पड़ा और एक आयोग का गठन हुआ जिसका नाम था नील आयोग।
और इस आयोग ने तिनकटिया पद्धति जो था उसको ख़त्म करने की सिफारिश की और उसे ख़त्म भी किया गया। इसके अलावा बहुत सारे बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं। उसके बाद जैसे स्वामी सहजानंद सरस्वती ने जो सोनपुर में उन्होंने गठन किया था किसानों के सभा का, तो किसान सभा का गठन किया था। तो ऐसे बहुत सारे आंदोलन हुए जो बिहार से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है स्वराज पार्टी की स्थापना एवं उद्देश्य की विवेचना करें, यानी स्वराज पार्टी जो थी वो किस परिस्थितियों में बनी और उसके क्या उद्देश्य थे। तो असहयोग आंदोलन की एकाएक वापसी से उत्पन्न निराशा और क्षोभ का प्रदर्शन 1922 में हुए कांग्रेस के गया अधिवेशन में हुआ। यानी गया में जो अधिवेशन हुआ उसमें जो महात्मा गांधी ने एकाएक जब 1922 में चौरी चौरा घटना के बाद आंदोलन वापस ले लिया, तो बहुत से ऐसे लोग थे जिनमें निराशा की भावना थी और उन्हीं में एक थे जो थे वो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ये दो ऐसे थे जिनमें से एक तो खुद अध्यक्ष ही थे कांग्रेस पार्टी के जो गया में अधिवेशन हुआ, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग थे जो कांग्रेस की नीति के विरुद्ध थे और ऐसी स्थिति में इन लोगों ने कहा कि हम रचनात्मक कार्यक्रम के साथ साथ देश के विभिन्न निर्वाचनों में भाग लेकर व्यावसायिक सभाओं और सार्वजनिक संस्थाओं में प्रवेश कर सरकार के कामकाज में अवरोध पैदा करें। और इसी प्रश्न पर एक प्रस्ताव लाया गया लेकिन पारित नहीं हुआ। तब चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेसी पद त्याग दिया और स्वराज पार्टी की स्थापना कर डाली। तो ये लोग चाहते थे कि जो हम रचनात्मक कार्य चला रहे हैं उसके साथ साथ जो है हम चुनाव लड़ें, सार्वजनिक सभाओं में जाएं और सरकार के काम में अवरोध पैदा करें, यानी सरकार की नीति जो है उसको पास होने न दे। लेकिन इस तरह का जो प्रस्ताव लाया गया वो पारित नहीं हुआ। परिणाम ये हुआ कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस पार्टी से अपना इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा दे करके स्वराज पार्टी का गठन कर डाला और इसका प्रथम अधिवेशन जो था 1930 को इलाहाबाद में हुआ। अब इसके उद्देश्य की जहाँ तक बात है तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि अंग्रेज़ों द्वारा भारत में जो चलाई रही सरकारी परंपराएं हैं उनका अंत किया जाए। तो देखा जाए तो कांग्रेस और स्वराज पार्टी के जो उद्देश्य थे वो एक ही थे, हालांकि थोड़ा काम अलग थे, यानी दोनों के रास्ते थोड़े अलग थे। तो ये कारण रहा चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा कांग्रेस छोड़ करके एक अलग पार्टी गठित करने का। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को लेकर के। तब तक आप पढ़ते रहे, सीखते रहे, देखते रहे। धन्यवाद।